हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो जैसे हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस, तो क्या होती है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, तो देखो मैं आपसे कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, पेपर है, कागज है, कागज को जला दिया तो क्या बन गया, वो राख बन गया ना। ठीक है, और वहीं पे अगर मैंने पेपर को फाड़ दिया होता तो अब फाड़ने से क्या होगा, दो कंडीशन है। ये कागज है मेरे पास, एक बार मैंने इसको फाड़ दिया बीच में से तो ये दो पेपर बन गए। ठीक है, और एक बार मैंने इस पेपर में आग लगा दी, मैच स्टिक से आग लगा दी, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये राख बन जाएगा, ऐश बन जाएगा। फर्क क्या है दोनों में, देखो सुना, ध्यान सुनना। पहले भी ये पेपर था, इस कंडीशन में पहले भी ये पेपर था और अब भी ये पेपर ही है। और यहां पे पहले तो ये पेपर था, अब ये राख बन गया, ऐश बन गया। तो दोनों कंडीशन में हो क्या रहा है, इस कंडीशन में जो चीज पहले थी बाद में भी वही चीज है, यानी कुछ नया नहीं बन रहा है। पर इस कंडीशन में कुछ नया बन रहा है। तो ये दो तरह के चेंज होते हैं। दो तरह के क्या होते हैं, चेंज। इसको कहा जाता है फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने। अभी मैं और एग्जांपल दूंगा। और इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो देखो Na को बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं, Cl। क्लोरीन और गैस है तो Cl2 हो जाएगा। जब इनकी रिएक्शन होती है ना तो ये NaCl बनता है। क्या बनता है, NaCl, यानी सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl बनता है। देखो, सोडियम एक मेटल है ना, क्लोरीन एक गैस है जो कि पॉइजनस है। कैसी गैस है, पॉइजनस। ना आप सोडियम को खा सकते हो और ना ही आप क्लोरीन को इनहेल कर सकते हो। अंदर गैस है ना, खा तो पाओगे, इनहेल भी नहीं कर सकते, सांस भी नहीं ले सकते इसकी। पर जब ये मिलके NaCl बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, तो ये हमारे घर का नमक होता है, सॉल्ट। इसके बिना खाना ही नहीं खा सकते। 3 दिन खाना खिलाओ बिना नमक के, खा लोगे, नहीं खा पाओगे ना। तो क्या समझ में आया कि सोडियम बिल्कुल अलग चीज है, क्लोरीन बिल्कुल अलग चीज है। इनके मिलने से जो सोडियम क्लोराइड बना वो बिल्कुल अलग है इनसे। तो दो चीजों के मिलने से तीसरी चीज बनी जिसकी प्रॉपर्टी अलग है ना। इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। और जब हम किसी केमिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल चेंज जहां पे हो रहा होता है वहां पे वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा होता है। केमिकल चेंज किसकी वजह से हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से। ठीक है, और जब केमिकल रिएक्शन को लिख कर दिखा देते हैं, जैसे मैंने यहां लिख के दिखाया, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स H2O। एग्जांपल है H2 प्लस O2 गिव्स H2। हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन गैस और H2O वाटर। पहली चीज तो ये गैस है, ये भी गैस है और ये बन गया लिक्विड। क्या बन गया, लिक्विड। दूसरी चीज H2 जो है ना वो कंबस्टिबल गैस है, मतलब इसको जलाएंगे ना बहुत ज्यादा जलती है। आपने फ्यूल पढ़ा होगा 8th क्लास में, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, यानी ये सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है। इतना अच्छा कि आज की डेट में हम इसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अगर ये अपने जलने पे आ गए तो हम इसे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कहीं यूज नहीं करते गाड़ियों वगैरह में। नहीं तो गाड़ियों में हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा आउटपुट अच्छा मिलेगा। O2 ऑक्सीजन, ये बर्निंग को सपोर्ट करता है, बर्निंग को सपोर्ट करता है यानी जलने में हेल्प करता है। और वहीं पे H2O वाटर, ये आग बुझाता है, आग को बुझाता है, एक्सटिंग्विश करता है, बुझाता है, फायर को एक्सटिंग्विश करता है। आगे बात समझ में, तो इससे क्या समझ में आया, H2 की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, O2 की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। इनके मिलने से जो वाटर बना ना उसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी है और ना ही उसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी है। तो केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होता है
वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है जो पहले वाले सब्सटेंस थे उनसे। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिख के दिखाते हैं, जैसे ये लिखा मैंने H2 प्लस O2 gives H2O, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिएक्शन करवाई, यहाँ पे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मैंने इनकी रिएक्शन करवाई और वाटर बन गया। तो क्या यहाँ पे कुछ लिखा है कि हाइड्रोजन के ऊपर H2 लिखा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर O2 लिखा होगा और वाटर H2O होगा? ऐसा लिखा तो नहीं होगा ना, वो मैंने खुद लिखा कॉपी में। तो जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिख कर दिखाते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है ना। अब देखो, जहां कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है वहां पे कुछ चीजें होती हैं, कुछ तरीके होते हैं उसे ऑब्जर्व करने के, वेज टू ऑब्जर्व केमिकल रिएक्शन। कुछ तरीके होते हैं केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के, जैसे वहां पे चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन स्टेट, जैसा अभी मैंने दिखाया H2 प्लस O2 गिव्स H2O, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, H2 भी गैस है, O2 भी गैस है और H2O लिक्विड है ना। क्या हो सकता है? चेंज इन कलर हो सकता है, जैसे अभी हम आगे रिएक्शन पढ़ेंगे कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डाल दी तो उसका कलर ब्लू से चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। कलर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा हो सकता है कि कोई गैस निकले, लिबरेशन ऑफ गैस, कोई गैस रिलीज होती है। उसके अलावा क्या हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं हमारे, तो 4-5 तरीके लिखे, शायद 1 2 3 4 5 तरीके लिखे। ये कुछ तरीके जिससे हम केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ली और रिएक्शन करवाई तो वो गर्म हो गई, पहले नॉर्मल टेम्परेचर था अब गर्म हो गई, यानी क्या हुआ है? टेम्परेचर चेंज हुआ है, उसमें से कोई गैस निकल रही है फॉर एग्जाम्पल, तो लिबरेशन ऑफ गैस हो रहा है। अब ये प्रेसिपिटेट वर्ड कुछ नया सा लग रहा है ना, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं, प्रेसिपिटेट क्या होता है। देखो सुनना, प्रेसिपिटेट की बात करें अगर हम, तो प्रेसिपिटेट वर्ड से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। स्टेट क्या होता है? हमारे पास जो रिएक्शन होती है ना, उसमें 4 तरह की स्टेट हो सकती है किसी भी कंपाउंड की। या तो वो सॉलिड हो सकता है, स्टेट इन रिएक्शन, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या वो लिक्विड हो सकता है, या वो गैस हो सकता है, या वो एक्वस हो सकता है, एक्वस। एक्वस एक्वस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, मान लेते हैं मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ध्यान सुनना, पर ये सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। अब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा ना अगर, तो सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन नहीं करेगा, तो रिएक्शन करने के लिए मुझे इसको पानी में मिलाना ही पड़ेगा। और जब मैंने इसको पानी में मिला दिया तो ये NaOH तो वही सेम है, पर जब मैंने इसको पानी में मिला दिया ना तो मैं इसको एक्वस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एक्वस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। एक्वस मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इन वाटर, मिक्स्ड इन वाटर। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक रिएक्शन करवाई, A प्लस बी गिव C प्लस डी, ये मैंने एक रिएक्शन करवाई, इसमें कुछ भी हो सकता है ABCD। तो इस रिएक्शन में मान लेते हैं A भी एक्वस है, B भी एक्वस है, D मान लेते हैं D भी एक्वस है। जब ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, सब एक दूसरे में घुले हुए हैं, और कुछ जो नई चीज बनी वो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, इन इनसॉल्युबल है, यानी वो पानी में नहीं घुल रहा, सॉलिड है। तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है ना, जो किसी रिएक्शन में फॉर्म होता है, यानी वो आगे घुल नहीं रहा, नीचे जाके बैठ चुका है, इनसॉल्युबल, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। इनसॉल्युबल क्या? सॉलिड फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन, ये होता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब आगे सुनते हैं। अब हमारे जो केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, है ना। अब केमिकल इक्वेशन जो है वो 2 तरह की हो सकती है,
मैंने एक बार केमिकल इक्वेशन में लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, है ना। देखो मैंने एक लिखी है H2 प्लस O2 गिव्स H2, और एक मैंने लिखी है CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। ये दो रिएक्शन है। अब जब मैं केमिकल इक्वेशन की बात करता हूं तो ये गया ना, इसको बोलते हैं गिव्स। क्या बोलते हैं? गिव्स। गिव्स के जो इस तरफ वाली चीज है, इस चीज को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? जो रिएक्शन में मिल रही है आपस में। और जो गिव्स के उस तरफ वाली चीज है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं, ये दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन में यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट दो है। तो इस आधार पे केमिकल रिएक्शंस की कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये देखते हैं। देखो सुनना ध्यान से। हाइड्रोजन कितने थे रिएक्टेंट में? ये रिएक्टेंट है, इसमें कितने हाइड्रोजन थे? दो। ऑक्सीजन कितने थे? दो। प्रोडक्ट की बात करें तो कितने हाइड्रोजन है? दो। ऑक्सीजन कितने? एक। इस रिएक्शन में देखते हैं। ये रिएक्टेंट था, इसमें तीन चीजें हैं, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कैल्शियम कितने? एक। कार्बन कितने? एक। ऑक्सीजन कितने? तीन। इसमें कितने इसमें देखो टोटल कैल्शियम कितने टोटल? एक। यहाँ एक है, यहाँ है नहीं। ऑक्सीजन कितने? यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे दो ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए? टोटल ऑक्सीजन हो गए तीन। कार्बन कितने? एक। अब देखो ये दोनों ही केमिकल इक्वेशंस थी। रिएक्शन है, इक्वेशन है, एक ही बात है, लिखी हुई तो इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे और यहाँ भी दो हाइड्रोजन है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। ऑक्सीजन भैया, दो ऑक्सीजन मिले थे और बची एक ही ऑक्सीजन है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ऑक्सीजन कहां गया? यहाँ देखते हैं। यहाँ पे कैल्शियम एक था, हाँ भाई कैल्शियम एक ही है, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट में भी कार्बन एक था, कार्बन भी एक है। और ऑक्सीजन तीन थे और यहाँ पे ऑक्सीजन तीन है। यानी इस रिएक्शन में तो सब कुछ ठीक है, कोई लोचा नहीं है, क्योंकि जितनी चीजें रिएक्टेंट में थी उतनी ही चीजें प्रोडक्ट में है। पर इस रिएक्शन में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि रिएक्टेंट में तो चीजें ज्यादा दिख रही हैं और प्रोडक्ट में वो चीज कम हो गई। गई कहां? तो कहीं नहीं गई, हमारे लिखने में दिक्कत हुई है। अब इस टाइप की केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इस टाइप को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं ना, तो हमें उसे हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। क्यों लिखना है बैलेंस्ड फॉर्म में? उसकी बात करते हैं अभी। बैलेंस्ड फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखो साफ दिख रहा है भैया, ऑक्सीजन दो थे, एक ऑक्सीजन कहां चला गया? अच्छा भैया, इस इक्वेशन को भी बैलेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिख देंगे ना अगर हम, तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। देखो बैलेंस्ड फॉर्म में लिखते कैसे उसकी बात करेंगे, फिलहाल मैं लिख के दिखाता हूँ। देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे दो लगाना है और यहाँ पे भी दो लगाना है। भैया दो ही क्यों लगाया हमें तो बताओ। तो बताऊंगा अभी, पहले देखो एक बार। देखो थोड़ी डायरेक्ट चेंज हो गई। एच कितने हो चुके हो? H2 था, उसमें दो एच थे। और 2H2 का मतलब क्या है? दो H2 है। टोटल एच कितने हो गए, गिनना जरा। चार हो गए एच। ऑक्सीजन अभी भी दो ही है। अब H2O के आगे टू लगा दिया, इसका मतलब क्या? ध्यान सुनना। H2O दो है, H2O दो है, इसका मतलब H कितने हो गए? दो और दो चार। और O कितने? दो। तो H तो चार हो गए और O कितने हो गए? दो। देखो हो गए बराबर, चार चार दो दो। तो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कुछ छेड़छाड़ करके थोड़ा सा टू थ्री ये सब लगा के उसको बैलेंस्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बैलेंस्ड कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंसिंग। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को किसमें बदलना? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बदलना, इसको बैलेंसिंग कहा जाता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं बैलेंसिंग, एक बार देखते हैं उसको। बैलेंसिंग केमिकल,
ध्यान सुनना, मैंने लिखा H2 प्लस O2 गिव्स H2। पहले देखो ये लो। अच्छा एक चीज सुनना, मैंने लिखा H2O, क्या मैं इस H2O को H2O2 लिख सकता हूं? H2O2 और H2O सेम ही चीज है क्या? नहीं, H2O वाटर है, H2O2 को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, जो कि बिल्कुल अलग चीज है ना। तो इनका कोई आपस में मेल नहीं है एक दूसरे से, है ना। तो H2O के फॉर्मूले को तो हम छेड़ ही नहीं सकते। जैसे यहाँ पे H2O लिखा है, भैया हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे भी O2 कर देते हैं, हो गया ठीक बैलेंस। बहुत गलत है, नहीं करना है ऐसा, है ना। सही क्या होगा फिर? सही क्या है, हम किसी का फॉर्मूला तो छेड़ ही नहीं सकते, हम फॉर्मूले के बाहर, ये जो फॉर्मूला है इसके बाहर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, वो लिख सकते हैं। वैसे इसके फॉर्मूले के बाहर भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसके फॉर्मूले के बाहर भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि अब देखो H तो 2 थे और O भी 2 थे रिएक्टेंट में, यहां पे H 2 है और O एक ही है, तो यहाँ पे O कितने होने चाहिए थे? यहाँ पे O 2 होने चाहिए थे। O 2 करने के लिए हम यहां तो 2 लगा ही नहीं सकते, अब क्या करेंगे? ये O 2 तब होंगे जब मैं यहां पे 2 लगा दूं। जैसे ही मैंने यहां पे 2 लगाया, अब ये O तो 2 हो गए। कैसे हो गए O 2? क्योंकि H2O एक था और 2 H2O का मतलब अब 2 H2O हो गए। देखो ऑक्सीजन 2 हो गए ना, पर भैया ऑक्सीजन तो 2 हो गए, साथ साथ में हाइड्रोजन भी तो बदल गए। हाइड्रोजन पहले 2 थे, अब हाइड्रोजन 4 हो गए। अब जब हाइड्रोजन 4 हो गए और इधर तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, अब क्या करा जाए? तो इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 लगा दो। अब कितने हाइड्रोजन हो गए इधर? अब इधर हाइड्रोजन 4 हो गए। अब टोटल गिन के देखो एक बार, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हो गए बैलेंस। आई कोई दिक्कत नहीं आई? और एक और बुक देखते हैं। अब मैंने लिखा सी ए, काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, सी ए प्लस O2 गिव्स सी ए, ठीक है। सी ए प्लस O2 गिव्स सी ए, सेम एक जैसे दिख रहा है दिखने में। यहाँ पे कार्बन कितने, सॉरी माय मिस्टेक, कैल्शियम कितने? यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ पे भी एक कैल्शियम है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, इधर कम है ना, इधर 2 करना पड़ेगा। तो वही मैंने बताया, फॉर्मूला तो छेड़ ही नहीं सकते, फॉर्मूले के बाहर 2 लगा दो। जैसे ही 2 लगाया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए पर कैल्शियम भी तो 2 हो गए, और जब ये कैल्शियम 2 हो गए, यहाँ पे एक ही कैल्शियम है, तो इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पे भी 2 लगा दो। अब यहाँ भी कैल्शियम 2 हो गए, यहाँ भी 2 कैल्शियम, यहाँ भी 2 कैल्शियम, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, हो गई बैलेंस। एक और रिएक्शन लिखते हैं, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। N2 और H2 का रिएक्शन करने पे NH3 बन गया। अब यहाँ पे N कितने? 2, H कितने? 2, यहाँ पे N कितने? 1, और H कितने? 3। ना तो N बराबर है और ना ही H बराबर है, दोनों में से कुछ भी बराबर नहीं है ना। तो N 2 हो गए और यहाँ पे N 1 है, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो अब तो N 2 हो गए ना। अरे 2NH3 का मतलब क्या है? NH3 2 बार, और NH3 2 बार का मतलब क्या है? 2N, और H कितने हो गए? 6। H यहाँ पे 6 हो गए और यहाँ पे H 2 ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 को कितने गुना कर दो तो 6 हो जाए? 3 गुना कर दूंगा। अब क्या हो गया? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये भी हो गई बैलेंस, हो गई ना। एक और लिखते हैं, चलो लिख देते हैं, H2SO4 प्लस NaOH gives Na2SO4 प्लस H2O। अब यहां पे क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन यहां भी है, हाइड्रोजन यहां भी है, ऑक्सीजन यहां भी है, ऑक्सीजन यहां भी है, हाइड्रोजन यहां भी है, और ऑक्सीजन देखो यहां भी है। इस तरह की जो रिएक्शन होती है ना, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा और भी चीजें आ रही हैं, तो
पहले हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जो बाकी चीजें हैं उनको बैलेंस करते हैं, उनको बराबर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात छोड़ दें तो एक तो बचा सल्फर और एक बचा सोडियम। यहाँ पे सोडियम कितने, एक। यहाँ पे सोडियम कितने, दो। यहाँ पे सल्फर कितना है, एक। सल्फर कितना है, एक। सल्फर तो बराबर है, सोडियम में बदलाव है भैया। तो यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ पे दो सोडियम है। अगर मैंने यहाँ पे दो लगा दिया तो अब सोडियम कितने हो गए, अब सोडियम दो हो गए। और भैया सोडियम दो हो गए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चेंज हो गए। अब देखो, सोडियम भी बराबर हो चुके हैं और सल्फर पहले से ही बराबर थे। अब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छेड़ सकते हैं आराम से। तो गिन के देखो, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ है, दो और एक, तीन, नहीं चार हो गए ना, दो यहाँ पे और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दो ये हो गए ना, दो। और NaOH दो बार है तो दो हाइड्रोजन ही हो गए, चार हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, दो ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, चार और दो, छह। यहाँ पे कितने, चार और दो, छह। हो गई बैलेंस, ये हो गई बैलेंस। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस पार्ट के लिए इतना ही। इसके आगे की बात करेंगे हम आने वाले पार्ट्स में। ठीक है, जो भी नोट्स वाली चीज है वो हम डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, तो वहां से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाय।